हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। एज यू ऑल नो कि आप सभी को यहाँ पे आपके इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर वन की लेक्चर्स दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑल 10 यूनिट्स ऑफ योर पेपर वन, दैट मीन्स कंप्लीट पेपर वन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। राइट नाउ हम लोग यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 30 पे आ चुके हैं। यानी क्या कि इस यूनिट 9 की अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, तो 29 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस क्लास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स। अभी यूनिट नंबर 9 पे हम लोग हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिएगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मिलता है यूजीसी एंटी नेट की सारी अपडेट्स एज वेल एज द कंप्लीट पेपर वन। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। तो चलिए समझते हैं आज के लेक्चर को। पेरिस एग्रीमेंट क्या कुछ है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो जैसा हम सभी हमेशा करते हैं वैसे आज की क्लास भी करेंगे। पहले बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आएंगे स्लाइड्स में क्या लिखा गया है, और फिर उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं इस टॉपिक का, वो हम लोग देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर, ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट। तो पहले समझते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। देखिएगा, जैसा आप सभी जानते हैं यूएनएफसीसी को लेके हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। यूएनएफसीसी को लेके क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। तो हमने देखा था कि यूएनएफसीसी को बनाया गया है क्लाइमेटिक चेंज के इश्यूज के लिए। हमने देखा कि इसको क्यों बनाया गया, उसको बनाया गया क्लाइमेटिक चेंज के लिए, कि क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है उससे निपटने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उससे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने क्लाइमेटिक चेंज के लिए यूएनएफसीसी को बनाया हुआ है, ठीक है। अब यूएनएफसीसी को हमने जब बनाया तो हमने ये किया कि यार क्या किया जाए क्लाइमेटिक चेंज के इश्यूज के लिए, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के अंदर में बहुत सी चीजें आती हैं जो क्लाइमेटिक चेंज के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो जो यूएनएफसीसी में ऐसी चीजें जो आ रही, ऐसी एग्रीमेंट, ऐसी बॉडीज जो ऐसा एग्रीमेंट जो आ रहा है जो क्लाइमेटिक चेंज के लिए काम करता है, तो वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें से एक हमने पहले पढ़ लिया था, दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। हमने पहले पढ़ा था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया है, क्या रीजन इसका, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका पार्ट था यूएनएफसीसी का, ठीक है। लेकिन था क्या ना, क्या क्योटो प्रोटोकॉल हमने बनाया था क्लाइमेटिक चेंज के लिए, लेकिन अच्छा से ये वर्क नहीं कर पा रहा था। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, वीडियोस है, प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, 2005 में आया था, 2012 में एंड होने वाला था, लेकिन एंड नहीं हुआ, 2020 तक चला। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गया सर? तो देखिएगा हमने क्या किया ना, यूएनएफसीसी के अंदर में सबसे पहले हमने क्लाइमेटिक चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया कि क्लाइमेटिक चेंज से सही हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि क्लाइमेटिक चेंज से सही नहीं हो पाया, ठीक है। जितना हमने टारगेट सेट किया वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर उसके बाद में अपना पेरिस एग्रीमेंट आता है। मेरी बात समझ में आया? तो इतना तो समझ गए आप कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल पार्ट था यूएनएफसीसी का, वैसे ही पेरिस एग्रीमेंट भी पार्ट है यूएनएफसीसी का। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम किस लिए था, क्लाइमेटिक चेंज के लिए, वैसे ही पेरिस एग्रीमेंट का भी मेन वर्क क्या है, पेरिस एग्रीमेंट किस लिए है, पेरिस एग्रीमेंट भी है क्लाइमेटिक चेंज के इश्यूज के लिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ये बैकग्राउंड है कि क्यों आया। मेरी बात समझ में आया कि यूएनएफसीसी के अंदर में दोनों आपकी आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल भी आता है, पेरिस एग्रीमेंट भी आता है। क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया, उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया, तो फिर हमने उसके लिए पेरिस एग्रीमेंट को बनाया था। क्लियर है? क्यों नहीं? क्योंकि टारगेट जो हमने सेट किया था क्योटो प्रोटोकॉल में वो अचीव नहीं हो पा रहा था। क्लियर? अब आप देखते हैं, जैसे सपोज किया कि आप अगर प्लानिंग करें कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो क्या करते हैं आप चेंज करते हैं, एक नया चीज बनाते हैं। तो बस वैसे यहाँ पे चीजें चेंज किया गया, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसमें क्या है ना, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, तो इसको कुछ जगहों पे अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे फ्रांस में इसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट नहीं बोलते हैं, वहां पे इसको डिफरेंट नेम दिया गया है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बात आता है कि सर ये पेरिस एग्रीमेंट कब आया, बता दूं आप सभी को।
पेरिस एग्रीमेंट कब आया, ध्यान रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट अपना 2015 में आया। कब आया है, 2015 अपना आया है। क्लियर है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है आप लोग का कि पेरिस एग्रीमेंट आप लोग का कब आया। ध्यान रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हमारा पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पे, जो किस लिए काम करेगा, ये काम करता है क्लाइमेटिक चेंज के लिए। सर क्लाइमेटिक चेंज का मतलब क्या, क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो इतने ज्यादा है ना, इतने ज्यादा हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हर जगह, तो इस ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या, इसका मेन नेम क्या है, इसका मेन नेम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने पेरिस एग्रीमेंट को बनाया है। मेरी बात समझ में आएगा, फिर से रिपीट करता हूँ, पेरिस एग्रीमेंट कब बना है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बना है। किस लिए बना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस इतने ज्यादा हैं, तो उस ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को बनाया गया है। क्लियर है, ये किसके साथ डील कर रहा है मैंने बता दिया पहले, ये आपका डील कर रहा है क्लाइमेटिक चेंज के साथ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पेरिस एग्रीमेंट अपना है ना, इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में 29 आर्टिकल्स आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, देखिए पेरिस एग्रीमेंट कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट में 29 आर्टिकल्स हमारे इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में आते हैं। अब देखिएगा कुछ टारगेट्स यहाँ पर सेटअप किए गए, ये टारगेट्स आप पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। मे भी आपसे पूछ दे कि टारगेट क्या सेटअप किया गया, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ टारगेट के बारे में, तो इंडिया का टारगेट क्या, इंडिया का टारगेट है कि जो हमारी जीडीपी इंटेंसिटी है ना, उसको 30 से 35% तक करना। कब तक, 2030 तक में। क्लियर है, यस सर। आगे देखिएगा चाइना का क्या है, 60 to 65% बिलो, यानी जितना आपका समझे, जितना 2005 में था ना, उसके कम कर देना। कब तक में, 2030 तक में। क्लियर है, यस सर। वैसे यूएसए में कितना, यूएसए में 28% है, एंड यूरोपियन यूनियन में आपका 40%, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स आते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स आते हैं, कितनी कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन में। ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन में आपके 28, कितना, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि यूरोपियन यूनियन में कितने आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में आपकी 28 कंट्रीज आपके आते हैं। तो टारगेट ध्यान रखिएगा, टारगेट क्या है, टारगेट कब तक अचीव करना है, पर ध्यान रखिएगा। देखिए टारगेट कब तक अचीव करना है, टारगेट इंडिया को, चाइना को और यूरोपियन यूनियन को टारगेट अचीव करना 2030 तक में, जबकि यूएसए का जो टारगेट सेट किया गया इसको अचीव करना 2025। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गलत नहीं करना है। टारगेट जो सेट किया गया पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में, ठीक है, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के लिए, इनको 2030 तक अचीव करना है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सीधे आ सके पूछ दिएगा कि टारगेट कब तक अचीव करना है, तो इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन को 2030 तक अचीव करना है, जबकि यूएसए को 2025 तक में करना है। मेरी बात समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर, यस सर। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया आपका कि क्या आखिर इसका एम क्या है, कैसे करेंगे आखिर इस चीज को। हमने तो कह दिया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, आखिर कैसे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको कम कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, आप समझ जाएंगे। द मेन एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज टू कीप द, देखिए मेन एम क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, मेन एम जो है अपना पेरिस एग्रीमेंट का वो क्या है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपका है ना, वो जो राइस है, जो टेम्परेचर का राइस है, ठीक है, सेंचुरी में, उसको 2 डिग्री बिलो करना है, ठीक है ना। कहां से, अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। पॉइंट क्लियर, यस क्लियर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिएगा 2 डिग्री अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो अगर 1, मतलब आप इतना बस ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन डिग्री का आया, एक सेकंड में दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया ना कि पेरिस एग्रीमेंट में डिग्री को लेकर, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया डिग्री को लेकर, क्वेश्चन अगर आ गया कि कितने डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 1 पॉइंट, एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया ना कि पेरिस एग्रीमेंट में कितनी डिग्रीज की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जितनी डिग्रीज की यहाँ बात हो रही है ना आपकी, वो कितना आपका, वो आपका है 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। अब क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में,
आई डोंट रिमेम्बर सर 2019 में ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में कितने डिग्री की बात हुई है, तो दैट वी रिमेम्बर कि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक की यहाँ बातें कही जाती है। मेरे बात समझ में आया कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे वो, बट क्वेश्चन कुछ और यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है आप लोग का कि पेरिस एग्रीमेंट को हम लोग को फ्रांस में क्या नाम से बोलते हैं, फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं। देखिएगा इस पेरिस एग्रीमेंट को अगर मैं फ्रेंच में बोलूँ ना, देखिए पेरिस एग्रीमेंट को हर जगह एक ही नाम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हर जगह एक ही नाम बोलते हैं। लेकिन फ्रेंच में अगर मैं बात करूं आपसे, मैं फ्रेंच में इसी को बात करूं, तो फ्रेंच में पेरिस एग्रीमेंट को कहा जाता है l'accord डी पेरिस। क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, l'accord डी पेरिस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर जगह नेम सेम है, लेकिन अलग आप लैंग्वेज में बात, जैसे मानिए इसको जर्मन में अलग बोलते हैं, तो वैसे अगर इसको फ्रेंच में हम बोलें तो फ्रेंच में पेरिस एग्रीमेंट को कहा जाता है l'accord डी पेरिस के नेम से। क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़े फिर, यस सर। अब देखिए कुछ यहाँ पे डेटा आपके सामने और लिखा गया, बट आपको इन डेटा पे नहीं जाना है क्योंकि डेटा आपके काम की नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर, यस सर। देखिए रिलेवेंट पढ़ना है, इतनी चीजें पढ़ कर कोई नहीं, जो वो पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है या फिर जो आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, Paris Agreement has bottom up structure. The agreement is binding in some element like the reporting requirements while leaving other aspect of deal with the, कुछ भी आप इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये पैरा आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए। दैट मींस कि पेरिस एग्रीमेंट कब आया, बता दिया मैं पहले भी आप लोगों को, पेरिस एग्रीमेंट कब आया है। पेरिस एग्रीमेंट आपका यूएनएफसीसी का पार्ट, हमने पहले देख लिया, यूएनएफसीसी का पार्ट है। यूएनएफसीसी कन्वेंशन जो हेड हुआ था 1992 में, किस लिए हुआ था, मैंने बता दिया पहले ही कि क्लाइमेटिक चेंज को कम करने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन किया गया था, लेकिन कब आया था इफेक्टिव में, 2005 में आया था। यह भी इंटरनेशनली बॉडी है जो यूएनएफसीसी के अंदर में काम करती है। चलिए आगे बढ़े फिर, यस सर। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, आप लोग को ध्यान रखिएगा, देखिएगा। Now topic is in the intended national determined contribution, यानी कि जो कंट्रीज है ना वो कितना अपने से कंट्रीब्यूट है। जैसे मान लिया कि आप हो, अगर मान लिया कि आपकी कोई टीम है, आपकी टीम बनाई गई किसी गोल के लिए, तो आखिर आप कितना उसमें अपने आप से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसे हम सभी कहते हैं IND, यानी क्या, इंटेंडेड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यानी क्या कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जितनी भी पार्टीज होती है ना, उनसे कहा जाता है कि आप अपने यानी कि वॉलंटरी बेसिस पे आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करिए, जैसे ये मजबूत हो पाए, हमारे एफर्ट्स मजबूत हो पाए। तो बस यहाँ लिखा गया इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का फुल फॉर्म आ सकता है इसका। देखिए इसमें होता है क्या है, रिक्वायर्स करता है सारी पार्टी जो इसके अंदर में आती हैं टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट एज अ वॉलंटरी थ्रू इंटेंडेड INDC, ठीक है ना, एंड आल्सो टू स्ट्रेंथन दीस एफर्ट्स इन द ईयर एंड। यानी क्या, क्यों किया जाता है कि आप वॉलंटरी बेसिस पे जितने भी पार्टीज हैं आप लोग इसमें आगे आइए, आप लोग अपने से वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करिए, जैसे ये भी चीज आगे बढ़े, हमारा पेरिस एग्रीमेंट भी आगे बढ़े, हमारा जो गोल अचीव नहीं हो पाया था क्योटो प्रोटोकॉल में, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी वो यहाँ पे ना आए, हम लोग फिनेंशियल भी स्ट्रांग रहें, हम लोग अपने तरीके से भी स्ट्रांग रहें। यानी क्या कहा जाता है कि आप जो कंट्रीज हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे आगे आए और अपने एफर्ट्स लगा के कंट्रीब्यूट करें, जैसे हम गोल्स को अचीव कर पाए और हमारे जो एफर्ट्स हैं इसके अंदर में वो भी आगे बढ़े और कंट्रीब्यूशन अपना हो पाए। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया ने वादा किया था, और हम लोग वादा थोड़ी तोड़ते हैं, तो इंडिया ने प्लेज किया हुआ है कि वो एडिशनल, ध्यान रखिएगा, इंडिया ने वादा किया, इंडिया ने प्लेज दिया हुआ है, प्लेज किया हुआ है कि इंडिया एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा 2.5 से लेके 3 बिलियन टन का, किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। तो इंडिया ने किया, देखिए इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया, प्लस करके कहा है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेन आपका कार्बन के पॉइंट बनता है, तो इंडिया ने प्लेज किया कि इंडिया क्या करेगा, एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा, कितना, 2.5 बिलियन टन का से लेके 3 बिलियन टन का इंडिया बनाएगा, कब तक, कार्बन डाइऑक्साइड का 2030 तक में। चले आगे, यस सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैसा था आप लोग का, इंडिया ने क्या किया, इंडिया क्या क्या किया है, तो इंडिया ने वादा किया है कि एडिशनल कार्बन से बनाएगा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का,
और इक्विवेलेंट थ्रू द एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 तक में। क्लियर, कब तक में? 2030 तक में। और साथ आगे देखिएगा इंडिया ने क्या किया, इंडिया विल एंकर अ ग्लोबल सोलर अलायंस। देखिएगा हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, किसके बारे में? हमने पहले भी पढ़ा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, हमने लास्ट क्लास था 29th लेक्चर। अगर आपने 29th लेक्चर पढ़ा होगा हमारी तो देखा होगा, आपने, मैंने बताया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड फ्रांस के जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, उन्होंने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया था। सोलर अलायंस क्या होता है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जहां पे सोलर एनर्जी जो आती है ना उसको बचाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया की जो टोटल एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी में से इंडिया सिर्फ 18.5% यूज करता है रिन्यूएबल से, बाकी चीज वो नॉन रिन्यूएबल से यूज करते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्योंकि यूज करते हैं तो उनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरी कंट्री में, तो कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। जैसे सोलर एनर्जी जो आती है, सूर्य की जो किरणें आती हैं उसको हम सही से यूटिलाइज कर पाए, उसको हम सही से यूज कर पाए, ठीक है ना। हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में, कि क्या देखा था हमने कि ये कहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में आपकी 120 के ऊपर कंट्रीज हैं ना। हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम कंट्रीज टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के होते हैं। मैंने बताया था आप लोग से लास्ट क्लास में कि क्वेश्चन आ सकता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही क्यों मैक्सिमम कंट्रीज क्यों यहाँ की ही आती हैं इसके अंदर में, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सन का डिस्टेंस होता है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो बहुत ही कम होता है, इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज जो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के पास पाई जाती हैं वो इसके अंदर में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो इसके अंदर में आती हैं। क्लियर है? तो इंडिया क्या लिखा गया, इंडिया इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में भी इंडिया आया हुआ है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े फिर। यस, अब देखिएगा यहाँ लिखा गया फ्रेमवर्क अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि क्या क्या फ्रेमवर्क, अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्रेमवर्क के नाम पे हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट 3 है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों नाम याद रखिएगा। पहला क्या आपका टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, पहला क्या याद रखना आप लोग को, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। नंबर 2 क्या कैपेसिटी बिल्डिंग। नंबर 3 क्या ट्रांसपेरेंसी। नहीं, टेक्नोलॉजी को लेके भी काम करना है अपने को, कैपेसिटी बिल्ड भी करना है अपने को कैपेसिटी बिल्ड भी करना है, अपने को ट्रांसपेरेंसी भी करनी होगी, चीजें साफ क्लियर करना होगा, बेमानी नहीं, चीटिंग नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट भी वर्क करना होगा, ये फ्रेमवर्क है पेरिस एग्रीमेंट में। यानी क्या कि अगर टेक्नोलॉजी बन रही है कहीं पे तो आप उसको हर जगह यूटिलाइज करो, हर जगह ले जाओ। ऐसा नहीं कि कोई बना के अपने पास रखे, नहीं, आप बना के हर जगह लाइए जैसे सभी का फायदा हो पाए। नंबर 2 क्या कैपेसिटी बिल्डिंग, आप अपने आप को कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए, आप अपनी खुद की कैपेसिटी बिल्डअप करते रहिए। नंबर 3 क्या ट्रांसपेरेंसी, जितनी भी चीजें होंगी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसी से भी हिडन नहीं होनी चाहिए, कोई चीज छुपा के नहीं होना चाहिए, जो भी चीज रखो क्लियर रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अच्छा, नीचे देखिए कुछ आपका और लिखा गया यहाँ पे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं, तो 3 नाम जुबान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या क्या, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, नंबर 2 कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, नंबर 2 कैपेसिटी बिल्डिंग, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी अपना हो गया फ्रेमवर्क, अंदर, हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। क्लियर? यस सर। अब देखिएगा थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, बता दिया पहले भी मैंने आप लोग को कि 1997 में साइन किया गया, 2005 में अपना आया था, ठीक है। यस सर। 2012 में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन ये कब एक्सपायर हुआ, ये अपना एक्सपायर हुआ 2020 में, अपना एक्सपायर हो गया। क्लियर है? अब 2020 के बाद क्या करना है ये डिसाइड कब हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, क्या होगा, क्या कुछ था, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ, तो ये डिसाइड हुआ था 2015 के इसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। फिर से रिपीट करता हूँ कि 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये डिसाइड कहाँ हुआ, ये डिसाइड आपका इसी के अंदर में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जो 2015 में हुआ था, इसी के अंदर में चीजें किया गया था। क्लियर पॉइंट? यस सर। आप इसको रीड ऑन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत से बात नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में या 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है अपना कि ये जो अपना क्योटो प्रोटोकॉल है सर 2019 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि पेरिस एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया था कि पेरिस एग्रीमेंट कितने साल के लिए बनता है, यानी जो अपना बनता है ना, तो इसमें कितने साल पे, कितने ईयर्स पे अपने ये रिवीजन पे अपना आता है, ध्यान रखिएगा। तो अपना जो पेरिस एग्रीमेंट होता है ना, ये 5 ईयर्स, कितना है ये 5 ईयर्स के लिए, ध्यान रखिएगा, एज पर एज द प्रोविजन 5 ईयर्स के लिए अपना पेरिस एग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है, गलत नहीं करना कि अगर आप आ जाए तो गलत नहीं होना देना है ना।
क्लियर है? यस सर। अब आप इसको रीड लीजिए फटाफट। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज सेट टू एक्सपायर, क्योटो प्रोटोकॉल इज सेट टू एक्सपायर एंड 2020। बताइए पहले आपको द पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद व्हाट शुड बी डन इन द डिकेड आफ्टर 2020। बताइए पहले भी कि 2020 के बाद क्या करना है, ये डिसाइड कहाँ हुआ था? ये डिसाइड आपका पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था उसी में किया गया था। क्लियर है कि 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल में क्या करना है, क्या होगा क्या होगा। तो ये डिसीजन कहाँ लिए गए? ये डिसीजन आपका क्योटो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था इसी में लिया गया था। क्लियर है? यस। आगे बढ़े फिर। यस। ये डाटा आपको पढ़ने की इजाजत नहीं होती, बिल्कुल नहीं कि 100% कुछ छोड़ दिए सब चीज को आप, एंड दैट्स फाइन। ठीक है। अच्छा नीचे पे डेटा और लिखा है, इसको आप याद कर सकते हैं। ऑन 5 अक्टूबर 2016 द थ्रेशोल्ड फॉर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वाज अचीव्ड। क्लियर है? यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। हमने बैकग्राउंड भी देख लिया, हमने स्लाइड्स भी पढ़ ली। अब आता है समय की। सर बताइए मुझे फटाफट, तो इस पेरिस एग्रीमेंट से क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन ध्यान रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट कब आया है, कब आया है? 2015 में आया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? पेरिस एग्रीमेंट किसका पार्ट है? यूएनएफसीसी का पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन बताना आप सभी को कि पेरिस एग्रीमेंट जो अपना ये बना हुआ है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट जो बना है अपना, हाँ जो अपना पेरिस एग्रीमेंट बना हुआ है अपना, ये इससे पहले कौन सा आया था जो जिसके फेल होने पे हमने ये लाया था? तो वन ऑफ, तो उसमें बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर? क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है आप सभी का, वो क्या था कि क्योटो पेरिस एग्रीमेंट जो अपना यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट किस लिए आया था? क्लाइमेटिक चेंज के लिए आया था। क्या रिड्यूस करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आया? फिफ्थ क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट आपका आया है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने एग्रीमेंट इसके अंदर में आते हैं? 29 एग्रीमेंट इसके अंदर में आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन जो यहाँ से आपका आ सकता है पेरिस एग्रीमेंट को लेकर आपका कि किस ईयर तक अचीव करना, तो हमने पहले देखा इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन तीनों को अचीव करना 2030 तक में, जबकि आपके इसको यूएसए को अचीव करना 2025 तक में। क्लियर है? एट्थ क्वेश्चन जो यहाँ से आप सभी का बन सकता है वो क्या कि फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंच में इसको बोलते हैं l'accord de Paris बोलते हैं। अरे मेरे साथ आप भी बोलिए, मेरे साथ आप भी बोलिए तभी तो आपको याद होगा, आप भी बोलिए तभी तो याद होगा आपको। तो ठीक है, आप प्लीज आप भी बोलिए मेरे साथ में, ठीक है ना? एंड अगर नहीं बोल पा रहे तो क्लास को दोबारा देखिएगा। अगर चाहते हैं 5 में 5 सही करना तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 50 में 50 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में से सही हो तो हमारे साथ हमारा एफर्ट एंड आपका अगर एफर्ट होगा तो 100% श्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज अगर आप मेरे साथ नहीं बोल पा रहे ना, अगर जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और मैं आंसर बता भी रहा हूँ, तो अगर आप उसके साथ आप नहीं बता पा रहे, इट मीन कि कहीं लैकनेस हो गई है। तो क्या करना है? लैकनेस दूर करने के लिए क्लास को दोबारा देखना है। एंड जब तक आप मेरे साथ नहीं बोल ले रहे ना तब तक देखिएगा, बिकॉज द मोर जितना ज्यादा रिपीटिशन करेंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ बैठेगा और उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा एंड यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जामिनेशन में अक्सर पेरिस एग्रीमेंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना? आगे बढ़े फिर। जैसा 8th क्वेश्चन यहाँ से क्या 9th क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट किस टेम्परेचर का क्या क्या खेलता है इसका? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ बातें कही जा रही है। क्लियर? यस सर। आगे बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जिसमें कंट्रीज अपना खुद कंट्रीब्यूट करती हैं? तो उसको INDC बोलते हैं। 10th क्वेश्चन फुल फॉर्म क्या होता है INDC का? इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? क्लियर है। क्या होता है? 11th क्वेश्चन, इसमें कंट्रीज वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करती हैं। 12th क्वेश्चन, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? इंडिया ने 2.5 बिलियन टन से लेके 3 बिलियन टन का एडिशनल कार्बन सिंक बनाने के लिए कहा है, किसके? ऑफ CO2 का। ठीक है? क्लियर है? ओके सर। 14th क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि ISPA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए है? मैं पहले देखा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मैक्सिमम कंट्रीज आती हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहती हैं। 16th क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है आप लोग का वो क्या है? वो आप लोग का है पेरिस एग्रीमेंट में कितने फ्रेमवर्क हैं? 3 फ्रेमवर्क हैं। 17th क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, पेरिस एग्रीमेंट में 3 फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, नंबर थर्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। 19th क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सभी का कि क्योटो प्रोटोकॉल इंट होगा 2020 में होगा, उसके बाद क्या करना है ये कहाँ डिसाइड हुआ? तो ये डिसाइड हुआ आपका पेरिस एग्रीमेंट
2015 में जो हुआ था। क्लियर है? क्लियर है। 20 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सभी का कि किस ईयर में हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट था पेरिस एग्रीमेंट उसको बढ़ाया, तो दैट वाज जो 5 अक्टूबर 2016। होप सो समझ में आ गया। इतना ही रखते हैं आज इस क्लास को पेरिस एग्रीमेंट में। इसके बियॉन्ड पेरिस में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इतना पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। पेरिस एग्रीमेंट का समझ लीजिए एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन का आपका सही हो गया आज की इस लेक्चर से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट होगा प्लीज हमसे नीचे कमेंट करके पूछ दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ले आ रहे हैं आप सभी के लिए ऑल 10 मिनट्स की वीडियोस लेक्चर्स हैं। तो प्लीज आप कॉपरेट करिए, कहाँ कोई डाउट रह जा रहा है, कहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम रह जा रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जैसे आने लेक्चर्स में उसको हम लोग इम्प्रूव करके आपके पास लाएं, जैसे आपकी तैयारी भी और बेहतरीन हो पाए। यहाँ पे आप ऑल 10 लेक्चर्स मिलेंगे, सारी अपडेट्स दी जाती हैं, एज वेल एज आप सभी के लिए बहुत जल्दी हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट भी कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर। प्लीज आप देखिए इस क्लास को एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जैसे सभी को, सभी एस्पिरेंट्स को, हमारे सभी फ्रेंड्स को, हमारे सभी फ्यूचर के प्रोफेसर्स को तैयारी बेहतरीन हो पाए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।